हमारे साथ एनआईएम के पूर्व प्रिंसिपल कर्नल अजय कोठियाल जी हैं, जिन्होंने निम में काफ़ी लंबे समय तक 5 वर्ष तक अपना अनुभव दिया है। उनसे बात करते हैं जो एवलांच उत्तरकाशी क्षेत्र में आया है, द्रौपदी का डांडा जो पर्वत है उसमें किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, प्राथमिक तौर पर आप वहाँ रहे हैं तो अभी हम क्या कह सकते हैं, किस तरह का एरिया है वो, किस तरह का क्षेत्र है और क्या हम वहाँ पर जो रेस्क्यू है उसके लिए कर सकते हैं बाद में? देखो क्या होता है कि एनआईएम का जो कोर्स है, मतलब 28 दिन का कोर्स होता है। बेसिक कोर्स में जिसने अच्छा करा उसको ए ग्रेडिंग मिलती है, ABC जैसे होता है ना। जिसको ए ग्रेडिंग मिलती है वो एडवांस कोर्स करता है। और एडवांस कोर्स और बेसिक कोर्स दोनों 28 दिन के हैं। इनको एक साथ 6-7 दिन की उत्तरकाशी में ट्रेनिंग देने के बाद में 2 दिन के पैदल रास्ता चला करके और उसके बाद में बेस कैंप में ले जाया जाता है, जिसका नाम है ढोकरानी ग्लेशियर। वहाँ पे बेस कैंप है। वहाँ पे फिर ट्रेनिंग चलती है। बेसिक वालों के बेसिक कोर्स की तरह चलती है, एडवांस वालों की ग्लेशियर में कैसे चलना है, कैसे सर्वाइवल होना चाहिए इस तरीके की स्नो कंडीशन में, कैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल होना है, कैसे टीम एक साथ काम करे, खाने पीने का, लोड बनाने का तरीका। और एडवांस कोर्स के आखिरी में होता है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए द्रौपदी का डांडा पीक चढ़ाई जाती है। ये कोई 3-4 दिन का होता है, जिसमें कि आपसे प्लान बनवाए जाते हैं कि कैसे आप चढ़ोगे, आपकी कैसे रोप बनेगी, टीम बनेगी, कितना लोड लेके जाओगे, जाने का टाइम, कितनी देर चलोगे एक दिन में, मौसम ख़राब हो गया तो क्या करोगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो सब चीज़ें। अब मेरे को जो जानकारी मोटे तौर पे जो मतलब मिली है, क्योंकि मैंने बहुत बात इसलिए नहीं करी, सब लोग एनआईएम वाले तो अभी रेस्क्यू में ही लगे होंगे, छोटा मोटा इंसिडेंट भी नहीं है, बड़ा हादसा है। सुबह सबमिट करने के बाद में ये लोग वापस आ रहे थे, कोई 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब बात होगी। उस टाइम पे अवलांच आया है, वहाँ पे क्रेवास भी हैं। अवलांच तो वहाँ आते नहीं है, पर क्रेवास हैं तो उसमें स्टूडेंट्स को रोप अप करके लेके जाया जाता है, वो ट्रेनिंग का हिस्सा भी है, ताकि कोई अगर क्रेवास में गिरे तो बाकी सपोर्ट करके निकाल लेते हैं। अब ये हादसा हो गया है, उसके बाद में सबसे पहले तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो शुरू के रिस्पॉन्डर हैं वो खुद एनआईएम वाले जो बेस कैंप में हैं, जो बेसिक कोर्स वाले हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्वालिफाइड पोर्टर्स हैं, और जो अवलांच में दबे होंगे वही सबसे पहले लगे। क्योंकि उस हाइट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो है कि रेस्क्यू टीम इतने टाइम पे पहुंचेगी कैसे। सर, ये हाइट कितनी होगी इस एरिया की? क्या बहुत डेंजरस एरिया होगा एवलांच के हिसाब से अगर देखा जाए तो? संभावना किस तरह की हो सकती है वहाँ पर अगर एवलांच आया है, लोग दबे हैं उसमें, तो किस तरह की संभावना हो सकती है शुरुआत? देखो अवलांच के हिसाब से तो मेरे को लगता है कि एरिया डेंजरस नहीं था। हाइट है वहाँ पे बेस कैंप की कोई 13,000 फीट, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। द्रौपदी के डांडे की है कोई 7,500 समिट की जो हाइट है, 17,500 फीट। इसमें अवलांच आने का तो मतलब मेरे को लगता है कि ऐसी संभावना नहीं थी। फिर अवलांच की ट्रेनिंग, इक्विपमेंट होता है, AVD बोलते हैं, अवलांच विक्टिम डिटेक्टर, वो सब स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि अगर होगा तो वो AVD ना आवाज़ करनी शुरू कर देता है कि किस जगह पे कौन दबा है, उसको फिर रेस्क्यू करने के लिए। पर आजकल क्या है कि अवलांच वहाँ पे नहीं थी जगह वैसी, लेकिन आजकल आप देखो कि बरसात कैसे हो रही है। परसों मैं सेला को ही जा रहा था, ऐसे दड़ बारिश सब जगह नहीं होती, जिस जगह हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लोकल डिस्टर्बेंस और ये जो वेदर का जो चेंज है, इसमें कई बार होता है कि आप वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो सही तरीके से, और तब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। आपने काफ़ी लंबा अनुभव रहा है उस क्षेत्र में, आप रहे होंगे, घूमा होगा, आपने देखा होगा, तो रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ कठिनाई हो सकती है मौसम के हिसाब से देखा जाए, या अन्य तमाम चीज़ों को अगर हम रेस्क्यू वहाँ करते हैं तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या इजीली हम रेस्क्यू कर सकते हैं उसे? देखो रेस्क्यू तो बहुत मुश्किल होते हैं इस हाइट में। पहले तो आज देहरादून में हम खड़े हैं, यहाँ सांस लेना बड़ा आसान है, पर 14,000 15,000 फीट में जब कोई भी इंसान ऑपरेशन करने जाता है तो उसे 9,000 फीट में 3 या 4 दिन का एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, तब जाके उसकी बॉडी में ताकत आती है। तो रेस्क्यू तो इतने आसान नहीं है। फिर ऊपर से ना वहाँ पे कम्युनिकेशन है, मोबाइल चलते नहीं है, रेडियो सेट है खाली। फिर उसके बाद में लिमिटेड हेलीकॉप्टर मूवमेंट हो सकता है। नीचे से आप अगर लेकर के भी गए, SDRF गई है, NDRF गई है, बहुत एफिशिएंट फोर्सेस बन गई हैं ये उत्तराखंड में, क्योंकि बार बार इन ऐसे ऑपरेशंस में जा रही हैं। बल्कि ये एनआईएम के स्टूडेंट्स भी रहे हैं NDRF में, SDRF में, NDRF में। लेकिन जब ऊपर जाता है ना आदमी, तो एकदम से 13,000 में उसको लैंड कराया तो पहले थोड़ी सांस फूलेगी। फिर 4-5 घंटे का रास्ता है उस जगह पहुंचने का जहाँ पे कि ये दबे होंगे, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ज़मीन को समझते हुए। फिर अवलांच आया तो इसका मतलब बीच में भी और टूट फूट हुई होगी, अब उसे क्रॉस करना, फिर उसके बाद में लेकर के आना। मतलब 4 आदमी अगर एक आदमी को उठा के ले सकते हैं, चल सकते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 16 आदमियों की ज़रूरत है, क्योंकि उस कंडीशन में चलना, सांस फूलना। फिर हेलीकॉप्टर, अभी इवैक्यूएशन तो हो गया,
जो भी कंडीशन है, किसी का हाथ पांव टूट गया, किसी को हाइपोथर्मिया हो गया, लेकिन वो भी हेलीकॉप्टर तो एक रोशनी के टाइम पे ही चल सकता है ना। अब उसके बाद में भी रेस्क्यू कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, लाना। जितना नीचे लेके आओगे उतना आदमी की बॉडी भी ठीक हो जाती है। वो लाने के लिए 2 दिन का तो रास्ता है, तो अगर 2 दिन का रास्ता मतलब वैसे है तो किसी को इंसान को अगर लेके आ रहे हो पतले ट्रैक में और अंधेरे में, तो वो और चैलेंजेस हो जाते हैं। तो ये चैलेंजिंग तो बहुत है पहाड़ों में, पर ट्रेनिंग भी ऐसी है कि इन सबको ही ओवरकम करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया है एनआईएम, लेकिन इस टाइम पे अगर देखा है तो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। मतलब ऐसे ऑपरेशंस कई जगह एनआईएम रेस्क्यू में जाती है, आज वो खुद भी लगी होगी। अभी आएगी आपकी क्या बात हुई है वहाँ पर, क्योंकि आप रहे हैं प्रिंसिपल वहाँ के, तो कुछ बातचीत हुई है कि क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है वहाँ, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि कैजुअलिटीज़ कितनी वहाँ ऐसी लगी हुई? देखो, मेरी बात जो हुई ना वहाँ पे एनआईएम में, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि सर सीरियस हो रखा है, और फिर उसके बाद में खुद ही मेरे को बोला कि सर अभी सब बिजी हो रखे हैं। तो मैं भी समझ गया कि अब मैं कॉल करूं, वो इतने सारे प्लान कर रहे होंगे। हेलीकॉप्टर ने मातली से जाना है ऊपर कौन लेकर के नीचे आएगा, नीचे मेडिकल सपोर्ट क्या होगा, और किस तरीके की चोटें लगी हैं। मतलब हाई अल्टीट्यूड में चोटें क्या होती हैं, एक होती है सांस फूलने वाली, जिसे बोलेंगे हैपो पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, वो हो जाता है। हाथ पाँव में ठंड लग जाती है, जिसे बोलते हैं बर्फ़ लग गई। ये अपना स्नो कलर ब्लाइंडनेस आँख का हो गया, इसमें हो गई अपना फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन। फिर उसके बाद में किसी के अवलांच आया, दबे हैं, हाथ पांव टूट गए, मतलब फिजिकल डैमेज। तो ये बहुत तरीके की वो है इन सब में। जैसे डेंजर्स है और वहाँ बहुत तेज़ गति से आया, तो कुछ संभावना सुरक्षित होने की हो सकती है वहाँ पर लोगों के जो गए होंगे वहाँ पर उस पर? होती है। देखो क्या होता है कि ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आप जब किसी पहाड़ में जाते हो तो देखते हो कि पहाड़ की ढलान कैसी है, कितनी बर्फ़ पड़ रही है, तो उसी से बर्फ़, अवलांच का मतलब ही बर्फ़ आना है। ढलान अगर बहुत ज़्यादा खड़ी है तो बर्फ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर धूप उस जगह पड़ रही है तो फिर वो एकदम से गल रहा है, तो और ज़्यादा चांसेस। तो ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है कि किस प्रकार से अवलांच आने की संभावना रहती है। लेकिन उसके साथ में ट्रेनिंग का हिस्सा ये भी है कि अगर आप अवलांच में दब गए या अवलांच आ गया तो आप क्या करोगे। सबसे पहले अपना पिट्ठू खोलो, छोड़ दो, भागो, चिल्लाओ अवलांच अवलांच, ताकि दूसरा आदमी जो है उसको भी चौकन्ना होने की ज़रूरत पड़े। आपके पास एक इक्विपमेंट है, उसे बोलते हैं AVD, अवलांच विक्टिम डिटेक्टर। अब मैं मान लो मैं दब गया अवलांच में, तो इक्विपमेंट ना पी पी आवाज़ करनी शुरू कर देगा। आपके पास उसका रिसीवर है, आप यूँ चलोगे तो वहाँ पहुँच सकते हो। फिर आप अवलांच में दब गए तो खुद भी आदमी बचाने की कोशिश करता है। उसमें एक तरीका है जिसे बोलते हैं स्पिट टेस्ट। स्पिट मतलब थूकना। अब आप चारों तरफ से बर्फ़ आपके है, आप कोशिश तो कर रहे हो जगह बनाने की, लेकिन हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप नीचे की तरफ ही और खोद रहे हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह को ना यूँ ऐसे धक्का मार मार के जगह बनाई, फिर मुंह में थूक इकट्ठी करी, स्पिट टेस्ट, थूकते हैं। अगर थूक वापस आपके पास आ रही है तो इसका मतलब आपका मुंह ऊपर की तरफ है, वापस आ रही है ना थूक, और नीचे की तरफ अगर नहीं आई तो इसका मतलब वो है। फिर उसके हिसाब से फिर आप दिशा बनाते हो कहाँ खोदना है। तो ये सब ट्रेनिंग के हिस्से हैं, पर उसके बाद भी नेचर है और कई बार हादसे तो बड़े अजीब होते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप NMI के पूर्व प्रिंसिपल हैं कर्नल अजय कोठियाल जी, जिन्होंने पूरी तरह से ये जानकारी दी है कि निम के जो तमाम प्रशिक्षित वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और फिलहाल जो वहाँ पर उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा 2 में जो अवलांच आया है वहाँ पर बचने की कितनी संभावना हो सकती है, वो सभी चीज़ें बताई। लेकिन अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तब देखते हैं कि किस तरह की स्थिति वहाँ बन पाती है। देहरादून से अपना सहयोगी महमूद रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।